नमस्कार। इंडिया बोले में आज बात एक साथ चुनाव की। इस बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे लेकर सुझाव दे चुके हैं और सालों पहले लाल कृष्ण आडवाणी भी। 1999 में वाजपेयी सरकार में विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। संसदीय कमेटी इस मोर्च पर आगे बढ़ने की सहमति जता चुकी है और चुनाव आयोग भी। वैसे साल 1952 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, करीब 15 साल तक। उसके बाद विधानसभाओं के स्तर पर दिक्कतें हुई और फिर 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हुई तो साथ साथ चुनाव का पूरा फॉर्मूला पटरी से उतर गया। तब से लेकर अब तक यानी करीब 50 साल से देश में एक साथ चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार बन चुका है जो हर दूसरे तीसरे महीने मनाया जाता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। वैसे देश की 4120 विधानसभा और 545 लोकसभा यानी कुल 4600 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव अगर एक साथ हो तो उसके कई फायदे हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव जेटली साहब जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देश के संविधान के मामलों के जाने माने शख्स सुभाष कश्यप साहब जुड़ रहे हैं और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति साहब भी जुड़ रहे हैं। और यहाँ इंडिया बोले के स्टूडियो में भी खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ लक्ष्मी श्रीराम हैं, आप सदस्य हैं एडीआर की वो संस्था जो लगातार चुनाव सुधार पर काम कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी मौजूद हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी जी भी मौजूद हैं। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि इन तमाम खास मेहमानों से सवाल पूछने के लिए युवा भारत भी इस वक्त मौजूद है इंडिया बोले के स्टूडियो में। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति के बजट भाषण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव का समर्थन। पीएम मोदी और चुनाव आयोग भी एक साथ चुनाव के पक्ष में। क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए? हर साल औसतन 5 से 7 चुनाव का मतलब क्या है? पूरे देश में एक साथ चुनाव पर बहस छिड़ी है। एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि एक साथ चुनाव से राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, समय और पैसे की बचत होगी। लगातार चुनाव से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, लेकिन एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने का विरोध भी हो रहा है। विरोधियों का कहना है कि एक साथ चुनाव से बड़े दलों को फायदा हो सकता है, छोटी पार्टियों को एक साथ चुनाव से नुकसान हो सकता है। बीजेपी पहले से एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में रही है। 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी ने इस आइडिया का समर्थन किया था। बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक साथ चुनाव का जिक्र है। ऐसे में अहम सवाल है कि क्या एक साथ चुनाव के पक्ष में इस साल कुछ अहम फैसला हो सकता है? टीम न्यूज़ नेशन। और पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली से। राजीव जेटली साहब, जो काम इस देश में 50 साल से नहीं हो रहा, क्यों बीजेपी को लगता है कि एक साथ अब चुनाव होने चाहिए 5 दशक बाद? देखिए, पहली बात यह है कि बहुत लंबे वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत का मतलब पूरे देश का मैंडेट एक तरफा पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने अपने पैकेज में भी बताया, कि वक्त वक्त पर ये बात कहती आई है कि देश में एक साथ चुनाव होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और फ़ायदों की बात यह है जो राजनीतिक डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, जनता के लिए नहीं, जो पब्लिक ग्रोथ होती है वो नहीं, पॉलिटिकल ग्रोथ जिसे कहा जाता है, उसके चलते बार बार हम चुनाव करवाते हैं, बार बार चुनाव आते हैं। चुनावों के अंदर पूरी की पूरी, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सभी के सभी हर 4 महीने के बाद एंगेज हो जाते हैं। आलोक शर्मा, आज़ादी की लड़ाई, संविधान निर्माण, कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी अहम भूमिका बताती आई है और आज़ादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव से लगातार 15 साल तक तकरीबन एक साथ चुनाव हुए हैं। फिर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के इस फॉर्मूले से ऐतराज क्या है और क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ अनुराग जी, फार्मूला ना होकर एक जुमला है, इसलिए ऐतराज है हमें। अगर इतना ही अच्छा था तो 6 साल पहले अटल जी की सरकार रही, 4 साल से मोदी जी की सरकार रही। क्या किसी ने कभी कोई रोड मैप देखा है?
इसमें हमारे व्यवहारिक प्रश्न हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहला तो कौन सा ऐसा पावर है संविधान के तहत, सुभाष कश्यप साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि क्या केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों का इमरजेंसी के अलावा या वहाँ पर जिस तरह से गवर्नर रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके अलावा कोई पावर ऐसी है जिसके तहत ऐसा हो सके? पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो जुमला नॉमिक्स चल रही है, क्या भाजपा ने अपने जो अभी अभी राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या योगी साहब से उत्तर प्रदेश में पूछ लिया है? क्या वो अगले 6 महीने में अपनी सरकार जो 1 साल पहले आई थी, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उसको भंग कर देंगे? क्या गुजरात में अभी जो पसीने छुड़ाकर यहाँ पर विजय रूपाणी की सरकार बनी है, क्या उनसे पूछ लिया है? मैं समझता हूँ व्यवहारिक बहुत सारी समस्याएं तो आप करें एक साथ चुनाव, कहीं जनादेश का अपमान तो नहीं है। टीएस कृष्णमूर्ति साहब हमारे साथ हैं, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। टीएस कृष्णमूर्ति साहब, एक साथ इस देश में चुनाव हो, लोकसभा का और राज्य विधानसभा का, ये जो पूरा आइडिया है, ये जो पूरा विचार है, सुझाव है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? इसकी संभावना नजर आती है आपको? देखिए, इसके बारे में 2004 में भी चर्चा हुआ है। अद्वानी जी भी इसको प्रपोजल किया था, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट हमको थोड़ा प्रिपरेशन टाइम चाहिए। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सिमल्टेनियस इलेक्शन जब फिक्स्ड टेन्यूर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए जी, तो सिमल्टेनियस इलेक्शन का संभावना नहीं हो सकता है। फिक्स्ड टेन्यूर आने के बाद ये सिमल्टेनियस इलेक्शन हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन को अगर वक्त दिया जाए तो चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक साथ पूरे देश में चुनाव आयोजित कर सके। लक्ष्मी श्रीराम, एडीआर लगातार चुनाव सुधार पर अपनी बातों को आगे रखता आया है। एडीआर इस विचार को कैसे देखता है? क्या इसकी संभावना नजर आती है कि हाँ, हमारे देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं? एक जैसे फॉर्मर सीईसी ने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वो अभी इमीडिएटली होगा या नहीं होगा, वो क्लियरली एक ड्राफ्ट रिपोर्ट या वाइट पेपर के तौर पर आया नहीं है, चाहे वो नीति आयोग से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। वो एग्जैक्टली क्या डिस्कशंस करके आ रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो जब तक पब्लिक डोमेन में आम जनता को डार्क में रखे हुए ये डिस्कशन नहीं चलनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, तब तक कुछ ओपिनियन हो या डिस्कशन हो पब्लिक के तरफ से नहीं हो सकता। क्लैरिटी नहीं है। एनके सिंह साहब, अगर राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी ये कहते हैं और एक तरीके से चुनाव आयोग से कहते हैं कि आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कीजिए, क्या इस मुद्दे पर सहमति बन सकती है, क्या ये रास्ता आगे बढ़ सकता है, इस पर आप नज़र दौड़ाइए। और वही बात लगभग रामनाथ कोविंद भी बजट सत्र के अपने पहले भाषण में कहते हैं, जिसमें मूल बात है सहमति। आपको लगता है राजनीतिक सहमति से इसकी शुरुआत होगी और उसी ओर मौजूदा पूरा जो सिस्टम है वो इशारा भी कर रहा है? देखिए, सहमति तो बनाने इसलिए मजबूरी है कि करीब 6 संविधान के आर्टिकल्स को बदलना पड़ेगा। उसमें एक तो ये है कि हाफ ऑफ द स्टेट से कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। हाफ ऑफ द स्टेट बाई चांस आपके पास हैं, इस समय 19 राज्य बीजेपी के शासन में हैं, तो कांग्रेस मिल भी जाएगा। जो आलोक जी कह रहे थे कि उन्होंने पूछ लिया रूपाणी से, रूपाणी की हिम्मत है कि मना करें, तो इसलिए वो कोई इशू नहीं है, या किसी योगी की हिम्मत नहीं है कि मना करे, इसलिए इशू ये नहीं है। कांग्रेस में मिल जाएगी, लेकिन आपको कम से कम 6 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आर्टिकल हैं उनको अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन वहां आलोक जी राज्यसभा में बैठे नजर आएंगे उसके लिए? मुझे लगता है कि आलोक जी भी इस राय के होंगे, कांग्रेस भी आने वाले दिनों में इस राय की बनेगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। हाँ, क्योंकि बेनिफिट धीरे धीरे कांग्रेस को भी इसका मिला। अभी वो डर रहे हैं कि मोदी का जो ऑरा है वो स्टेट के वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन वो भी बदल रहा है। आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव में बदला है। नीरजा चौधरी जी, जो बुनियादी बात है जिसकी ओर इशारा राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में किया, वो था सहमति बनाना। इस देश में सहमति बनाना आपको लगता है सबसे मुश्किल भरा काम है, तब जबकि 1600 के आसपास राजनीतिक दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 400 के आसपास पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में ही शिरकत की है। सहमति बनेगी कैसे और कब बनेगी? मुझे कुछ और कहना है इसके बारे में कि जो मूल सोच इसके पीछे है, वो मूल सोच है कि मेनलैंड बड़ी पार्टीज ही राज करें हिंदुस्तान में। छोटी पार्टियां प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, गवर्नेंस नहीं होने देती हैं, कोलिशन मॉडल में सब कुछ ठप होता है, उनकी वजह से फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं। ये एक सोच है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में, जो बहुत ही अद्भुत देश है जी, और डाइवर्स देश है, तरह तरह के धर्म हैं, जातियां हैं,
येलो और ब्राउन रेसेस, मतलब एकदम डाइवर्स कंट्री जो इतने सालों से 7 दशकों से एक मजबूत देश है, एक लोकतांत्रिक देश रहा है। अगर आप डाइवर्स ग्रुप्स को लगेगा कि हमको थोपी जा रही है चीज़ें, और रीजनल पार्टीज इसका सबसे बड़ा विरोध करेंगी, क्योंकि उनकी तो अस्मिता ही चली बिल्कुल उनके वजूद पर सवाल होगा अगर पूरे देश में किस तरह का हिंदुस्तान होगा अगर फेडरल स्पिरिट को धक्का लगता है। जी ठीक है, ये भी एक पहलू है, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन संवैधानिक मामलों के जानकार विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष कश्यप जी, आपका अनुभव क्या कहता है? जिस संविधान संशोधन की बात की जा रही है, क्या वो बहुत आसान होगा? क्या उसमें बहुत मुश्किलें आएंगी? और एक साथ चुनाव कराने का जो पूरा मामला है, क्या वो सिर्फ संवैधानिक संशोधन पर टिका हुआ है या दिक्कतें कुछ और भी हैं? मेरा निवेदन ये है कि जो हमारे नीति निर्धारक हैं जी, उन्हें ये तय करना है कि क्या वो केवल नेशनल डिबेट चाहते हैं इस पर, या सचमुच में इसको लागू करना चाहते हैं। जी, अगर केवल डिबेट चाहते हैं और सहमति का प्रयास चाहते हैं, तो वो सहमति, सभी दलों की अगर सहमति चाहिए तो वो संभवतः कभी होगी नहीं। जब अटल बिहारी जी के टाइम में एक कमेटी बनाई गई थी कि देश भर में जाकर जगह जगह पर गोष्ठियाँ की जाएं चुनाव सुधारों के बारे में, जी, वो गोष्ठियाँ हुई और रिपोर्ट उनकी दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विंग चले या कमीशन तो आप कह रहे हैं कि जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो सहमत हो जाएं इस विचार पर, ऐसा मुश्किल लगता है। पूर्व का अनुभव आपका भी यही बताता है और पिछली सरकारों का भी। लेकिन एक साथ चुनाव को लेकर जो युवा पीढ़ी है उसके जहन में क्या सवाल हैं, वो किस तरीके से इस मुद्दे को देखता है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये जानना है सर कि जो चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया है कि 2000 करोड़ रुपए के और ईवीएम मशीन चाहिए जिससे कि एक साथ पूरे देश में चुनाव हो सके, और इस मशीन का जो लाइफ है 15 से 16 साल है। मतलब कि ये चुनाव मशीन जो है ईवीएम मशीन 3 चुनाव कराते कराते खराब हो जाएंगी, फिर मशीन को बदलना पड़ेगा। ये खर्चा मतलब 2000 करोड़ रुपए का ये खर्चा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। मेरा ये पूछना है, जैसे हम जान रहे हैं कि ये अगर ये चुनाव होगा तो इसमें बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन अगर मैं जैसे आम देखते हैं कि ईवीएम में हम वोट की चोरी अक्सर हम इस बारे में सुनते रहते हैं, तो अगर हम इतने मेजर अमाउंट में कराएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि काफ़ी आसान हो जाएगा वोट की चोरी करना? क्योंकि अब मेजर हो जाएगा, जब छोटे में हो जाती है तो काफ़ी बड़े इसमें हो रहा है। चलिए, कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप को इन्विटेशन देना नहीं होगा? चलिए, एनके सिंह साहब, जो आखिरी सवाल है वो सबसे पहले लेते हैं। अगर एक साथ चुनाव होता है तो क्या ये खतरा लोकतंत्र में हो सकता है कि तानाशाही जैसी कोई व्यवस्था दिख जाए, एक राजनीतिक दल जिसको बहुमत मिला है केंद्र में, राज्य में, फिर वो जैसे चाहे वैसे अपनी नीतियों को आगे बढ़ाए? ये तानाशाही का खतरा तो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि शुरू के 4 इलेक्शन जो हुए 1952, 57, 62, 67, ये साइमल्टेनियस हुए थे। तो क्या हुआ, अगर उस समय डिक्टेटोरियल था, नेहरू का रिजीम था, उसके बाद इंदिरा गांधी का आया, अगर उस समय डिक्टेटोरियल था तो क्या वजह है कि 10 राज्यों में 67 पे जो चुनाव हुए उसमें एसपीडी गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया जी। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो जनता का होता है 70 साल में अब काफी मैच्योर हो गया है। मूर्ति साहब, एक सवाल और जो यहाँ पर पूछा गया वो ये कि जैसे ही आप एक साथ चुनाव की बात करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ईवीएम खरीदनी होंगी, बहुत ज्यादा वीवीपैट खरीदनी होंगी। एक तरफ आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होगा, दूसरी तरफ आपको खर्चा बढ़ाना भी होगा। क्या ये आइडिया वास्तव में व्यवहारिक होगा? नहीं, मेरे ख्याल में खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मशीन्स का खरीदना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेट लॉन्ग रन में खर्चा कम होगा क्योंकि हर एक साल में कितना चुनाव होता है, हर एक साल का चुनाव एक्सपेंडिचर है, ये सब कम हो जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में खर्चा कम होना चाहिए। राजीव जेटली साहब, यहाँ पर जो एक सवाल सीधा खड़ा हुआ एक साथ चुनाव को लेकर वो ये कि आप नहीं चाहते कि इस लोकतंत्र में छोटे राजनीतिक दलों का वजूद बच सके। क्या आप तमाम बाकी राजनीतिक दलों को खत्म करना चाहते हैं? बात छोटे और बड़े की नहीं है, बात सच्चाई की, ईमानदारी की और पारदर्शिता की है।
छोटा हो या बड़ा हो, आपने देखा होगा पीछे कुछ प्रकरण देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके मुखिया ही सजा याफ्ता हो चुके हैं विभिन्न कारणों से। आलोक शर्मा साहब, जो भी राजनीतिक दल, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का ये मानना है कि चुनाव आयोग देश में एक साथ चुनाव करा सकता है बशर्ते सुभाष कश्यप साहब के मुताबिक सहमति बन जाए। क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए तैयार है? देखिए, मैं समझता हूं कि 2004 में भी जब अटल जी की सरकार जा रही थी, अपने गिने चुने दिन गिन रही थी, तब भी ये जुमला छूटा था। आज भी 2018 में वही है कि सरकार जा रही है तो इस तरह का जुमला छोड़ दिया जाती है। मुद्दे की बात 3-4 आई हैं। यहाँ पर अगर केंद्र की सरकार गिर जाती है, जैसे बीजेपी की सरकार की 13वीं हो गई थी 13 दिन के बाद, क्या फिर वापस दोबारा लोकसभा के चुनाव होंगे? राष्ट्रीय पार्टी के फिर दोबारा बीजेपी की 13वीं। चलिए, मुझे रुकना है कुछ देर के लिए। आलोक जी माफ कीजिए, आपको भी रोक रहा हूं। और जेटली साहब, आपसे भी निवेदन है कि जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा उसी मुद्दे के आसपास रहे तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ठीक 6:30 बजे जब लौटेंगे तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुद्दा विमर्श तक, बहस तक सीमित रहेगा या जमीन पर भी उतरता दिखेगा। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें हम बात कर रहे हैं देश में एक साथ चुनाव की। आपको बता दें कि देश में पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं। 1968 से पहले तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए हैं, लेकिन क्या आज के मुल्क में ये संभव है? ये रिपोर्ट देखिए। एक साथ चुनाव से कितनी बदलेगी तस्वीर? लोकसभा और विधानसभा चुनाव से देश को कितना फायदा होगा? अगर एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू हुई तो ये पहली बार नहीं होगा। भारत में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हो चुके हैं। 1968 और 1969 के बीच एक साथ चुनाव का चक्र टूटा था। वक्त से पहले विधानसभा भंग होने से ये परंपरा टूटी थी। एक साथ चुनाव के पक्ष में अक्सर ये दलील दी जाती है कि जब 1968 के पहले ये व्यवस्था लागू थी तो अब क्यों नहीं हो सकती। लेकिन विरोधियों का कहना है कि भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए ये व्यवस्था मुफीद नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 1968 के पहले का भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है। क्षेत्रीय दलों की ताकत देश में ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में इस व्यवस्था को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और सीधे चलेंगे सुभाष कश्यप साहब के पास। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर राजनीतिक दलों में सहमति बन जाती है या बात संविधान में संशोधन तक पहुंच जाती है, उसके बाद भी आप इस सुझाव को, इस विचार को कैसे देखते हैं? क्या ये लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था के लिए खतरा है या शुभ संकेत है? देखिए, जहाँ तक सुझाव की मेरिट्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सुझाव है। इससे हज़ारों करोड़ की बचत होगी, क्योंकि केवल 5,000 करोड़ जो इलेक्शन कमीशन खर्च करता है वही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी खर्च करते हैं, तो उसमें बहुत बचत होगी और राष्ट्रीय एकता सशक्त होगी। जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, उसके अंत के शब्द अगर आप पढ़ें तो उसमें है कि एश्योरिंग द डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान में कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है। संविधान में बगैर कोई संशोधन किए साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आज की तारीख में या किसी एक पर्टिकुलर डेट को एकदम विद ए हैमर ये कर दिया जाए, तो वो संभव नहीं होगा। ठीक है। अगर फेजेस में 2 या 3 फेजेस में स्प्रेड ओवर 10-15 ईयर्स, तो ये हो सकता है संवैधानिक। बिल्कुल, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब सहमति बने, और सहमति कैसे बने ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन इस बीच टीएस कृष्णमूर्ति साहब, इस देश में वो छोटे राज्य जहां पर विधानसभा की सीट्स बहुत कम हैं, गोवा इसका उदाहरण है, सिक्किम इसका उदाहरण है, जैसे ही 2 या 4 विधायक इधर से उधर होंगे, पूरे राज्य की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। ऐसे में किस तरीके की चुनौतियां आएंगी तब, जबकि उनको इंतजार करना होगा 4 साल, 3 साल या अगले 4.5 साल तक एक साथ होने वाले चुनाव का? सुनिए, जहाँ तक ये छोटा स्टेट्स है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, इसलिए बहुत आसान है उनको गवर्नमेंट गिराने के लिए। तो ये सब थोड़ा फिक्स्ड टेन्यूर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वांट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो उसको लागू करने के लिए दूसरा गवर्नमेंट होना चाहिए जी। अगर हो तो ठीक है, फिक्स्ड टेन्यूर आ जाएगा और ये स्मॉल स्टेट्स के लिए कुछ फ़ायदा भी होगा। जैसा कश्यप जी ने बताया,
लॉन्ग रन में ये गुड अच्छा सजेशन है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसेंसस होना चाहिए, और छोटा पार्टियां अगर निकल जाएगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये अमेरिका जैसा फेडरल स्टेट नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में थोड़ा फेडरल स्पिरिट थोड़ा कम हो जाएगा, तो भी क्योंकि छोटा छोटा पार्टियां कास्ट और कम्युनल पार्टी डिसअपियर होने के लिए संभावना है, ऐसा और उसमें आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। लेकिन लक्ष्मी श्रीराम, जैसा अभी एनके सिंह जी ने भी बताया था कि एक जो बुनियादी फायदा होगा वो ये भी होगा कि खर्चा कम हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का खर्चा अलग, लोकसभा के चुनाव का खर्चा अलग, और वो सारा खर्चा जाता है टैक्स पेयर की जेब पर। आपको लगता है ऐसे और भी कई फायदे हैं जो एक साथ चुनाव के पक्ष में गिनाए जा सकते हैं, फिर दिक्कत क्या है? फ़ायदे के बारे में बात करेंगे तो एक तो प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट में भी है और नीति आयोग के रिपोर्ट में भी है कि हर 2.5 ईयर्स एक इलेक्शन हो जाए जहां पर 50% के असेंबलीज लोकसभा के साथ और 2.5 साल के बाद 50% के असेंबलीज दूसरे इलेक्शन के साथ। तो एक तरफ जब आप खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो ईवीएम मशीन प्रोक्योर करना, इलेक्शन कमीशन और जैसे आपने भी बोला था पर्सनल के एक्सपेंडिचर है, वो सब अलग है। मगर इसे हम कैसे बता सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स खर्चा नहीं करेंगे, तो वो उतना ही पैसा और उससे भी ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे काले धन के खर्च होने की संभावना तब भी बने रहेगी चुनाव में, क्योंकि भले ही ये दलील दी जाए कि इससे खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस मुद्दे पर युवा पीढ़ी क्या सोचती है? जी सर, डिजिटल वोटिंग, जैसे इलेक्शंस लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ होंगे तो डिजिटल वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है। और अगर डिजिटल वोटिंग होगी तो अभी भी इंडिया में ऐसे कोई गांव है जहां डिजिटल सिस्टम कुछ नहीं है, तो वहां के लिए क्या होगा? इतना पॉपुलेटेड कंट्री हमारा, और अगर हम एक साथ इलेक्शन करेंगे तो इसमें ये होगा कि हम एग्जामिन नहीं कर पाएंगे कि अदर स्टेट्स में कैसे प्रोसीजर्स फॉलो हुए इलेक्शन के। बहुत अच्छा है कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? और दूसरी बात मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे देश में महिला आरक्षण विधेयक अभी तक पेंडिंग पड़ा है। जब उस केस में ये सामूहिक सहमति नहीं बना पाए तो इस केस में कैसे बनाए? क्या ये सच में संभव है या सिर्फ एक राष्ट्र स्तर की बहस है? चलिए, जैसा कि बोला गया कि ईवीएम के ऊपर अभी तक 2000 करोड़ का खर्चा है, तो अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं और एक ही गवर्नमेंट आती है ओवरऑल इंडिया में, तो एक ही प्लान चलेगा। तो जब इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है एक ही प्लान के थ्रू, तो आई डोंट थिंक कि खर्चा मैटर करेगा। सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये वोटिंग की सलाह आम जनता से ली जाए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से? ठीक है, लेकिन इतने बड़े देश में कैसे सलाह ली जाए, ये अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन नीरजा जी, जो बात यहाँ पर बार बार उठ रही है कि क्या ये सिर्फ मीडिया में होने वाली बहस तक मुद्दा सीमित रहने वाला है, या ये चीज़ वाकई संभव भी हो सकती है उस देश में जहाँ सबसे ज़्यादा वोटर हैं पूरी दुनिया में? देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और सरकार चाहते हैं सीरियसली इस तरफ बढ़ना। आपने जो बहुत बार बार सवाल 2-3 उठे हैं जिस पे ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूँगी कि 67 तक साइमल्टेनियस था। 67 तक साइमल्टेनियस था क्योंकि एक ही पार्टी डोमिनेंट थी, कांग्रेस पार्टी, और किसी का चैलेंज नहीं था, बहुत छोटे करके थे। उसके बाद कोalition सरकारें आई तो सरकारें गिरी। ये चीज़ जुड़ी हुई है फिक्स टर्म से। अगर मान लीजिए फिक्स टर्म हो जाता है और बीच में एक सरकार स्टेट की चली जाती है क्योंकि मेजॉरिटी नहीं रहती, 356 लग जाता है, तो क्या फिर सेंट्रल रूल उस स्टेट में लगेगा और केंद्र शासन करेगा उस स्टेट पे? क्या ये हम चाहते हैं? स्टेट पे क्या होगा? एक चीज़ अनुराग मैं कहना चाहती हूँ पैसे के बारे में। मुझे लगता है पैसा इतना खर्च होगा। हमें अपने लोकतंत्र को पैसे के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। बहुत बहुमूल्य चीज़ है हमारे लिए, और अगर तोलना भी है ना तो पार्टियों से ही सवाल करिए इतना पैसा क्यों खर्च होता है। ये नहीं कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं हो, फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, पर अगर होती हैं तो बेतहाशा पैसा खर्च। बिल्कुल, तो बुनियादी सवाल सीधे राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे विचार का विरोध कर रही है, उसके पीछे क्या कहीं कांग्रेस पार्टी को डर है कि नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे के सामने कांग्रेस पार्टी नहीं टिक पाएगी अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो? देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी अगर डरती तो कहीं ना कहीं इसका समर्थन करती।
डर तो शायद मोदी साहब रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले जो गुजरात के रिजल्ट हैं और जो अभी जो गए हैं और राजस्थान के जो बाई इलेक्शन है उसी तरह का ट्रेंड अगर चला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर सुपड़ा साफ हो गया, राजस्थान का तो रिजल्ट अभी बाई इलेक्शन देखा भी है, तो कहीं इसका केंद्र के चुनाव पर असर ना हो जाए। तो डर कांग्रेस नहीं रही है, शायद भाजपा डर रही है। लेकिन नीरजा जी की बात से मैं एक बात से बहुत सहमत हूं कि लोकतंत्र जो है वो बहुत कीमती है, उसको पैसे की तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि 4 साल पहले जो इलेक्शन कमीशन ने 3000 करोड़ रुपए मांगे थे वो अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिए हैं। फिर अभी थोड़ा सा वर्तमान का जो इतिहास रहा है उसकी तरफ देख लें। एक तरफ तो अभी कह रहे हैं नीरजा जी कि मोदी साहब और उनकी सरकार बहुत सीरियस है। अभी गुजरात छोटा सा राज्य था, उसमें तो 2 चरण में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में 5 चरण में चुनाव हुए। अभी तक कोई भी ऐसे राज्य नहीं रहे, कम से कम एक राज्य में 1 साल के अंदर अगर 5-6 राज्यों में चुनाव है, कम से कम उनको एक सूत्र में डालकर क्लब अप कर दिया जाए तो शायद एनर्जी की बचत हो सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो विषय आया पैसे का, लोकसभा का चुनाव का जो कैंडिडेट का 75 लाख का खर्चा है, क्या वो कम हो जाएगा? क्या 28 लाख का जो खर्चा या 25 लाख का राज्य के अनुसार विधानसभा का है, क्या वो खर्च नहीं होगा? लेकिन टीएस कृष्णमूर्ति साहब पूरे सिस्टम से जुड़े जो सवाल खड़ा कर रहे हैं आलोक शर्मा, क्या कुछ आप कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? बुनियादी बातें हैं, वास्तव में इस तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? पहला ये कह सकता हूँ कि इंटरनेट वोटिंग के बारे में कोई सुझाव दिया था जी, वो भी हम सर्टनली एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन फिक्स अगर असेंबली और पार्लियामेंट को फिक्स्ड टेन्यूर हो तो गवर्नमेंट गिरने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो भाई जो दूसरा लीडर इलेक्ट करना चाहिए। अगर इलेक्ट नहीं कर सका है तो पहला गवर्नमेंट पूरा टर्म टेन्यूर खत्म करेंगे। तो इसमें गिरने का संभावना कैसा आता है मुझे पता नहीं है। जी ठीक है, लेकिन सुभाष कश्यप जी एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं साथ में। ये बात सर, हमारे देश में लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों को हक है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, चुनाव लड़ें। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होता है तो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं जिनका कैडर बड़ा है वो तो पूरे देश में एक साथ चुनाव का प्रबंधन कर सकेंगी, लेकिन छोटे दलों का क्या होगा? जी, छोटे दलों के लिए मैं कहूँगा कि दलों के लिए कोई कानून अभी नहीं है और 2000 के करीब कानून, 2000 के करीब दल रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के। कोई लोकतंत्र 2000 दलों को लेकर कोई सार्थक लोकतंत्र चल नहीं सकता। तो एक कानून बनना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या पर भी रोक लगे। जिन दलों को संविधान आयोग में इस पर बहुत बहस हुई थी, जिन दलों को सुभाष कश्यप साहब के इस सुझाव को भी आगे बढ़ाएगी कि वो राजनीतिक दल जिनका बहुत ज़्यादा आधार नहीं है उसको लेकर भी नए सिरे से कानून बनाए, ये ध्यान में रखते हुए कि एनडीए उस तरीके की गठबंधन सरकार थी जिसने साबित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर सरकार बनाई जा सकती है। देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपके पास समय है तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जनता का नेतृत्व करने के लिए अगर कोई राजनीतिक दल है तो मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके की आपत्ति उसके ऊपर हो सकती है। और दूसरी बात जी कि देखिए, आपने जो डिबेट आज करी है ऑलमोस्ट जनता ये चाहती होगी इस देश की कि एक साथ चुनाव हो, लेकिन जहां नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी जब आती है तो वो जनता के सामने जाती है और जनता जब चुनाव करती है उस नेगेटिविटी का, तो ऐसे राजनीतिक दलों को ऑपोजिशन पार्टी का तमका भी नहीं मिलता और इतनी कम सीटें उनकी आती हैं। उसी का एक रिजल्ट मैं आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा और उनसे भी जवाब लूंगा, लेकिन सुभाष कश्यप साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। सुभाष कश्यप जी अपनी बात पूरी करें सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप केवल साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात को लेकर चलेंगे तो वो सफलता मिलनी, अगर सहमति भी हो जाए, मैं नहीं समझता कि सफलता मिलेगी। सबसे पहले कुछ और सुधार निर्वाचन व्यवस्था में चाहिए। एक तो निर्वाचन पर जो खर्चा होता है, टनों रुपया चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव कराने के लिए, वो उस पर रोक लगनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किसी भी सरकार को हटाने के लिए रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान होना चाहिए। समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। आलोक शर्मा साहब, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे पर
इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन क्या हम मानकर चलें कि अगर एक साथ चुनाव के विचार पर आगे बढ़ता है देश तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है? देखिए, मैं समझता हूं कोई भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम उठाएगी तो कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप में उसमें पहल करती है। लेकिन आज का जो मुद्दा है केवल वो जुमला भर है, इसके अलावा ना सरकार सीरियस है, और जिस तरह से रबी की फसल का नहीं देंगे और खरीफ का देंगे और नवंबर में चुनाव करके भाग जाएंगे, आज समझ आ रहा है कि हमारे पूर्वजों ने 70 साल से बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं दिया था। एनके सिंह साहब, एक फायदा और जो हो सकता है वो ये कि धर्म और जाति पर चर्चाएं जो हर तीसरे महीने शुरू हो जाती हैं चुनाव से पहले, उससे कम से कम राहत मिलेगी। जी हाँ, कंट्री का डिस्कोर्स बदल गया है, अजीब अजीब मुद्दों पे हो रहा है, रीजनल पार्टीज का अपना है, कोई लिंग्विस्टिक उस पे बेस पे आया है, कोई जाति के बेस पे आया, अधिकांश जाति के बेस पे आए हैं, तो इसलिए एक उसका खत्मा होगा और रियल इश्यूज आएंगे। जब भी आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएंगे तो कम से कम कंट्री के वाइटल इश्यूज जो हमारे जनता को प्रभावित कर रहे हैं वो इश्यूज आएंगे। इसलिए मुझे लगता है जो सुभाष जी कह रहे थे कि 15 साल वेट करना, मुझे लगता है कि संविधान में संशोधन करके इसको तत्काल लागू कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव वो नो कॉन्फिडेंस लाए, उसमें यह होता है कि नो कॉन्फिडेंस के साथ आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप किस पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, और अगर ये कर देंगे तो अधिकांश असेंबलीज आपका 5 साल का टर्म पूरा करेंगी, बड़ी अच्छी व्यवस्था। नीरजा चौधरी, क्या हम आने वाले समय में देश में एक साथ चुनाव देख पाएंगे? देखिए, मुझे लगता काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, कोशिश करेगी, भाजपा कोशिश करेगी, लेकिन भाजपा के अपने अलाइज का क्या रवैया रहेगा, रीजनल पार्टीज का क्या रवैया रहेगा, लेकिन ये चर्चा अच्छी है। और ख़ासकर अगर इस पे भी चर्चा हो कि हमारी इलेक्शन रिफॉर्म जो इतने सालों से पेंडिंग है, हम सिर्फ नारेबाजी करते हैं, उस पे भी ठोस कदम आगे लिए जाए। बिल्कुल। तो नीरजा चौधरी जी को लगता है कि इस मुद्दे पर फिलहाल आने वाले दिनों में सिर्फ चर्चा और चर्चा ही नजर आएगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि राजनीतिक सुधार और चुनाव सुधार से जुड़ी जो तमाम सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं, राजनीतिक दल उस पर भी सहमति बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय, अपना अनुभव साझा करने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।